व्हाट इज़ मेंट बाय प्योर सब्सटेंस, तो मेरी ख्याल से ये तो डेफिनेशन है, एवरीबडी कैन डू दैट, हाँ ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द, मेरी ख्याल से आप बताओ 1 2 3 4 5 में क्या डाउट है। आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एनसीईआरटी मैं भी निकाल लेती हूँ। मैम ओनली 2। हाँ 2 क्वेश्चन है सना, तो उनमें कोई डाउट है तो बताओ। दो मिनट में बस निकाल लूँ एक बार। सो बैक में सीधे क्वेश्चन कौन से पेज पे है? हाँ, ओनली 2 questions are there. So what is meant by pure substance, and list the points of differences between heterogeneous and homogeneous mixture. तो do you want the differences between hetero और homo, या मैनेज हो सकता है? मुझे बता दो तो मैं लिखवा दूँगी, जल्दी बताओ। हेट्रो और होमो के बीच में डिफरेंसेस हो जाएगा मैनेज, लिख सकते हो? आगे बढ़ जाऊँ? देखो बच्चों रिस्पॉन्ड करेंगे फटाफट, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये वाली क्लास लेना बंद कर दूँगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पेज नंबर 18, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस विद एग्जाम्पल। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर है हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बेटा इसके अंदर आपने सबकी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी ना, 5 5 5 5, उनको बहुत बढ़िया तरीके से कंपेयर कर दो। 3 कॉलम बन जाएंगे, सोल्यूशन के, सोल के और सस्पेंशन के। फिर आप सबसे पहले उनका साइज़ बता दीजिए, फिर उनका मिक्सचर बता दीजिए कैसा होता है, कौन टिंडल इफेक्ट को शो करता है, कौन नहीं करता है, कौन डिस्टिल फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट हो जाता है, कौन नहीं होता है, कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। कर लेंगे सारे बच्चे। नाउ टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36, ओके बेटा ठीक है मैम, थर्ड प्लीज़, ठीक है थर्ड ले लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर। हाँ थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। बेटा कॉन्सेंट्रेशन के डेफिनेशन पे जाओ, अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं या मैंने लिखवाई थी तो आप यू विल फाइंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, तो है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो आपका सॉल्यूट है जो कि 100 ग्राम पानी के अंदर घुल रहा है। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, बस ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको दे ही रखा है, तो इसको क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है ना ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 36 ग्राम NaCl पर 100 ग्राम वाटर, ये आंसर है। पूरा क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। जिस बच्चे को डेफिनेशन, बेटा कॉन्सेंट्रेशन के परसेंटेज थोड़ा निकालनी है, आयुषी क्वेश्चन समझो, कहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज, टर्म ही नहीं है कहीं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू फाइंड आउट द परसेंटेज? नो, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टू फाइंड आउट द परसेंटेज। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल, हाँ जी मैम आई वाज एक्चुअली कंफ्यूज्ड बिटवीन द टर्म गिवन टेम्परेचर हियर। एट दिस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन है उसी टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन बताओ, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। आप और सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हो सॉल्वेंट के अंदर, ये चीज़ भी पढ़ाई है आपको। सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनता है, सैचुरेटेड आप डालते जाते हो, उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थोड़ा सा सॉल्यूट और मिक्स हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई इसी टेम्परेचर पे बता दो, तो क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। अभी समझ में आया? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर हाँ पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से कौन सा बता दें?
How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25. So everybody know when the two liquids are miscible and the difference between their boiling point is more than 25, then what we will do? We'll do simple distillation. Clear है? फिर बस यही लिखना था. हाँ, जिया बता रहे. Name the technique to separate. ये बहुत famous question है. क्या कौन सी टेक्निक से आप सेपरेट करते हो? बटर फ्रॉम कर्ड. सेंट्रीफ्यूगेशन सबके घर में क्या होती है? मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है? यही तो करता है. ठीक है. और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन. एवेपोरेशन फिलहाल इसमें लिख सकते हो. ठीक है. अगर आपको दोनों ही करेक्ट है, मेरी बात सुन लो. क्रिस्टलाइजेशन इज मोर करेक्ट एंड एवेपोरेशन इज ऑल्सो करेक्ट, बट हमको पता है वी विल प्रेफर क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज उधर जलने के चांसेस नहीं होते हैं. वाई? बिकॉज इन एवेपोरेशन वी हीट द सोल्यूशन अप टू ड्राइनेस सो दैट ऑल द वाटर एवेपोरेट. क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? लास्ट क्लास में क्रिस्टलाइजेशन एंड एवेपोरेशन के बीच में डिफरेंसेस बोले थे, जो आज मैं शेयर भी कर दूंगी. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सैटरडे को टेस्ट में आएगा, तुम ये देख लेना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. कैम्फर कपूर को बोलते हैं. कपूर आपको पता हो सेडिमेंटेशन क्यों बोल रही हूँ, सबलाइन होता है. आई एम सो सॉरी, इट्स अ सबलाइन. तो सबलाइन क्या होता है? जो अपनी स्टेट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करता है. यस, सब्लिमेशन. नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इमैटेशन क्या लिखा है? ओके. व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड? देखो, वो सॉलिड्स जिनके अंदर इम्प्योरिटीज़ या तो सस्पेंडेड फॉर्म में इनसॉल्युबल होती है, या इम्प्योरिटीज़ जो आपका सॉल्ट होता है उससे ज़्यादा सॉल्युबल होती है. मैं लिखवा रही हूँ इसका आंसर. ठीक है. हमने आपको बताया था ना कि कई बार क्या होता है, इम्प्योरिटीज सॉल्युबल होती है. जो अगर आपको पता हो सी वाटर से जो आपको सी सॉल्ट मिलता है, काला नमक. हैव यू हर्ड अबाउट काला नमक? रॉक सॉल्ट सुना है आपको? हमारे यहाँ पे सांबर लेक के बारे में सुना है आप लोगों ने? सांबर लेक पे क्या मिलता है? नमक मिलता है. उस नमक को देखा कितने लोग अपने यहाँ पे सांबर लेक गए हैं? मैं गई हूँ. ठीक है. आई हैव गॉन 2 times. तुम दोनों में से कोई नहीं गया सांबर लेक? एनीबडी फ्रॉम आवर क्लास फ्रॉम हेयर? कोई सांबर लेक गया है? नो सना, सांबर लेक नहीं गए हो. ठीक है. तो ठीक है, अमन भी नहीं गया, मौक्तिका ने देखी है, अदिति भी गई है, रिद्धि भी गई है. ओके. तो बेटा सांबर अगर आप लोगों ने देखा हो, उधर जो फ्लोर होता है वो ब्राउन कलर का होता है बिकॉज ब्राउन इज़ द सॉल्ट. ठीक है. ब्राउन इज़ द सॉल्ट. वो सॉल्ट को आप डायरेक्टली आपकी किचन में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़. ठीक है. तो वो इम्प्योरिटीज़, कुछ इम्प्योरिटीज़ उस सॉल्ट के साथ सॉल्युबल होती है और कुछ इनसॉल्युबल होती है. अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तुमको पता है कि अगर तुम एवेपोरेट भी करोगे तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो नीचे ही रह जाएगी. ठीक है. तो इस तरह के प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही बढ़िया टेक्निक है. तो हम आपको बता देते हैं कौन से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. आरव बेटा, दिस इज़ नॉट फेयर. यू आर 13 minutes लेट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब तुम 10 में से 3 बार तो लेट हो ही जाते हो. नॉट 7 times, 3 times यू आर लेट. और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. तो लिखेंगे सॉलिड्स इन विच the impurities are either insoluble or more soluble than the solid. solid से ज़्यादा soluble होती है in a particular solvent can be easily separated by the technique of
crystallization. एग्जाम्पल आपका इम्प्योर कॉपर सल्फेट, हमने कल की क्लास में देखा था, एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं, सी सॉल्ट एक्सेट्रा कैन बी प्यूरिफाइड। ठीक है बच्चों, हाँ जी लिख लीजिए, लिखो बच्चों, हो गया। डन? हाँ जी बच्चों, कॉपी? नो मैम, लिखो भाई, कर लो सना, करके बता दो। हो गया? हाँ जी बच्चों बताएंगे। डन? विल सी हिताक्षी, कितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से देख लेंगे। Ma'am, what is written after impure? इम्प्योर CuSO4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल एंड फिजिकल चेंज। पहले तो मुझे ये बताओ, ये टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाया भी है क्या? मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया अपन ने। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं पढ़ाया है ना? नहीं पढ़ाया। No मैम, पढ़ा है फर्स्ट डे पे। ओरली थोड़ा बता दिया होगा। अच्छा मेरे एक बार नोट्स चेक करो, क्या उसके अंदर पूरा पेज रिटन में है? तो मैं एक्सप्लेनेशन तो अभी तुमको थोड़ी देर में अभी दे देती हूँ। नोट्स में चेक करो पूरा। बेटा तुम्हारे लिए मैंने नोट्स रख दिए। नो मैम, आपने सिर्फ ओरली बताया। ओरली बताया था, बट सना मैंने अभी 2 दिन पहले नोट्स शेयर करे हैं। हाँ, हिताक्षी बोल रही है और आयुषी और साम्या भी मुझे बता रहे हैं कि मैम नोट्स में पूरा है। तो बेटा मैं तुमको फटाफट समझा देती हूँ। इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। एक ही है ना? चलो आओ समझेंगे, है ना? फटाफट सारे के सारे बच्चे समझ लो, है ना? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नोट्स के अंदर बहुत बढ़िया डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो तुम्हें लिखने के लिए मटेरियल तुम्हें नोट से मिल जाएगा, समझाने के लिए मैं अभी समझा देती हूँ। देखो जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज, तो सिर्फ और सिर्फ उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसकी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस पिघल के वाटर बनती है तो वो कैसा चेंज है? इट इज़ अ फिजिकल चेंज in which only the state is getting changed, no other change is occurring। इसका मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पे आइस लिखूँ तो बेटा आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है, और आइस जब मेल्ट होके वाटर बनाती है तो वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है। ठीक है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नई प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन नहीं होती है, कोई पुरानी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होती है, कुछ नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज विल नॉट बी फॉर्म, ओनली देयर विल बी अ फिजिकल चेंज इन देयर स्टेट। फिजिकल चेंज क्या होता है? इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, तो इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा हुआ है, अ फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सच एज फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल आइस का ही इन्होंने दे रखा है ना। उसके बाद इन्होंने लिखा है देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन।
केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब आइस का फॉर्मूला भी H2O था, 2 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डिंग थी। इधर वाटर के में भी 2 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड अभी भी नहीं टूटा है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर ही बना रहे हैं, जिसका फॉर्मूला पहले भी H2O था, अभी भी H2O ही है। तो देयर इज नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन of a substance during the physical change, thus ice and steam have same chemical composition, मतलब ये भी H2O है, ये भी H2O है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, अभी आपको बताया जब कोई केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनेगा। जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ आइस में भी मिलेगी, वही सारी प्रॉपर्टीज़ आपको वाटर में भी मिलेगी, इनफैक्ट स्टीम में भी मिलेगी। उसके बाद बोलते हैं दे आर टेम्परेरी एंड हैंस आर ईजिली रिवर्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। बेटा रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर बर्फ़ पिघल के पानी बन गई है, क्या मैं उस पिघले हुए बर्फ़ को फिर से बर्फ़ बना सकती हूँ? क्या उस पानी से फिर से आइस बना सकती हूँ? येस। ठीक है, अगर पानी को मैं स्टीम में कन्वर्ट कर लूँ और स्टीम को मैं कलेक्ट करती जाऊँ तो क्या स्टीम वापस से लिक्विफाई हो सकती है? येस। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, एक बार अगर सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, उस वाटर को मैं फिर से फ्रिज में रख दूंगी तो व्हाट आई विल फाइंड द आइस। ठीक है, तो दीज आर रिवर्सिबल। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज यूजुअली अब्जॉर्ब्ड एंड गिवन आउट ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। जब भी कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी हीट और लाइट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही है या निकल रही है। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि स्टीम अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, तो जब स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो अपनी हीट एनर्जी को निकालती जा रही है। ठीक है, उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। डू यू नो दैट स्टीम के पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इट विल गिव आउट इट्स हीट एनर्जी। आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ये बर्फ़ जब आपकी वाटर में कन्वर्ट होगी बेटा, तो इट विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी को प्लस हीट, यहाँ पे प्लस हीट लिखेंगे, एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी एंड इट विल गिव आउट वाटर। तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही है या गिव आउट हो रही है, बस। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज। क्या ये बात समझ में आती है? इज दिस क्लियर? ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत बताया था शायद, पता नहीं, चलो अभी हम बात करते हैं फिर से केमिकल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करें, अ केमिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लेती हूँ, कार्बन। अब ये कार्बन क्या है? लेट्स से वुड लॉग। वुड लॉग समझते हो? लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े का फॉर्मूला क्या होता है? C। जब इस लकड़ी के टुकड़े को जब आप जलाओगे तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बनता है या नहीं बनता है? तो ये क्या हो रहा है? इट्स अ केमिकल चेंज। जब मैंने लकड़ी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, ठीक है, हीट एनर्जी दी, तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि क्या होती है? नॉन कंबस्टेबल। आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की बॉटल को जब आप फोड़ के स्प्रे करते हो तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ फायर, बट ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, कोई भी चीज़ जलती है तो उसको जलती चीज़ को कंटिन्यू जलने के लिए आपको पता है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो थोड़ी देर तक ये, जैसे कि मेरे इस रूम के अंदर अगर मैं कोई चीज़ को जलाती हूँ तो इस रूम में जितनी ऑक्सीजन है वो सब्सटेंस जलने के लिए ले लेगा, एंड आफ्टर दैट सम पीपल स्टार्ट्स फीलिंग सफोकेटेड। सफोकेशन चालू हो जाता है। हम घर में कभी कभार हवन कराते हैं, और जो हवन जिस रूम में हो रहा है, जिस हॉल में हो रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट दैट वेंटिलेटेड तो हमको क्या लगता है? थोड़ी देर बाद सफोकेशन होने लग जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस रूम में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो उस हवन कुंड के अंदर यूज़ अप हो गई है।
या तो वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो ऑक्सीजन आती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती रहेगी। समझ रहे हो? तो केमिकल चेंज, whenever there is a chemical change, a new substance, a chemical composition will be completely different, और new substance with new properties will be formed. एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। आपके आसपास की अगर आप चीज़ों को देखो तो सबसे पहले अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, अगर आप उस सब्जी की, रॉ सब्जी की बात करें, अगर आपके लिए मम्मी वो सब्जी को, कच्ची सब्जी की बजाय मम्मी आपको पका के वो सब्जी देती है ना, यूजुअली एवरीबडी ईट देयर फूड कुक्ड, ठीक है, वेजीज कुक, तो वो जो कुक्ड फूड जो हो गया है और जो रॉ वेजीज से, रॉ से कुक फूड, ये क्या है? केमिकल चेंज। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्टर्ड नाउ। क्या हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं? क्या मैं कुक फूड से वापस रॉ सब्जियां बना सकती हूँ? नहीं। दूध से दही बनना, ठीक है, अगेन अ केमिकल चेंज। क्या मैं दही से फिर से दूध बना सकती हूँ? नहीं, क्योंकि जब दूध से दही बना तो तुम्हें पता है ना, लैक्टोबुमाइन करके एक क्या था उसके अंदर, इमल्सिफाइंग एजेंट, उसने केमिकल रिएक्शन कराया और एक नया सब्सटेंस बना दिया। यस, ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फॉर्म्ड एंड दिस चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। ग्रोइंग ऑफ ट्री, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जब एक छोटा सा प्लांट ट्री बनता है तो ये भी उसके जो ट्री है, हम सेल और टिश्यूज़ पढ़ेंगे, सेल पढ़ चुके हैं, टिश्यूज़ पढ़ेंगे, तो बेटा हर तुम्हें पता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, प्लांट से ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट्स अ केमिकल चेंज जो कि इरिवर्सिबल है। हम बड़े प्लांट ट्री से वापस से प्लांट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए तो डोरेमोन का गेट चाहिए। शायद हम पुराने ज़माने में चले जाएं और उसको छोटा देख लें, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ ये वुड लॉग ले लो या कोल ले लो, ये सारे चेंजेस कैसे हैं? केमिकल चेंज, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल। अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, स्टेट चेंज भी हो जाएगी, नया सब्सटेंस भी बन जाएगा, न्यू प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी और पुरानी प्रॉपर्टीज ऑल्टर्ड हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? अब इसके अंदर जो मेजर कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है वो मैं एक बताना चाहूँगी आप लोगों को। अभी मैं 2 मिनट चैट विंडो नहीं देख रही हूँ, है ना। वो रहता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसमें से एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, स्टेट चेंज ही हो रही है मेरे ख्याल से, तो सिर्फ मोम पिघल रही है, ठीक है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। बट बर्निंग ऑफ कैंडल, जो आपके घर में कभी लाइट चली जाती है और अगर आप कैंडल को बर्न कर रहे हो तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, जो ये कैंडल होती है ये भी कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर, तो सेम रिएक्शन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट एनर्जी दे रहा है। तो अगेन बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। ये सारे बच्चे याद रखेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं एक बार चैट सेक्शन देख लेती हूँ आप लोग क्या लिख रहे थे। हाँ, सना जो बोल रही है वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए, अब हम हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हिताक्षी आप बताओ, डाइंग ऑफ क्लॉथ केमिकल होगा या फिजिकल होगा? देखो, कुछ जो डाई होते हैं अगर वो नेचुरल डाई हैं,
है ना, नेचुरल डाई। जैसे कई बार कुछ लोग जो डाई करते हैं, जो ग्रीन वेजीज होते हैं या फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स पेटल होते हैं, कुछ उनको यूज़ करके करते हैं, तो वो फिज़िकल चेंज हो सकता है। बट जब आप केमिकल को यूज़ करके डाई कर रहे हो तो इट वुड बी अ केमिकल चेंज, नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज, एवरीबडी नो केमिकल चेंज, क्योंकि अब जब ट्री कट गया है हम उसको रिवर्स, याद करके देखो रिवर्सिबल है क्या? क्या कटे हुए ट्री को आप वापस से उगा सकते हो? नहीं। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, फिजिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ एल्मिरा, रस्टिंग ऑफ एल्मिरा इज अ इट्स अ केमिकल चेंज। तुम्हें पता है? देखो मैं एक गंदा सा फॉर्मूला लिखती हूँ, घबराना मत, क्योंकि 10th में मैं पढ़ाऊंगी ये फॉर्मूला तुम लोगों को। देखो आयरन होता है Fe, ठीक है, ये सिंबल्स हमको 3rd 4th चैप्टर में पढ़ने ही है, जितने तुम अभी सीख सकते हो तो सीख लो मेरे साथ। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारी नेचर के अंदर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा आगे मैंने यहाँ पे लिखा है X, इस X का मतलब है नेचर में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वेरी करता है। हमारा राजस्थान ड्राई स्टेट है, अभी बहुत दिनों से गर्मी पड़ रही है तो वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट कम है। कुछ दिनों में बहुत बारिश हो जाएगी तो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, तो समझ रहे हो? तो X वेरिएबल होता है, ठीक है, प्लस O2, इन सब से रिएक्ट करके ये आयरन क्या बनाता है? Fe2O3 डॉट XH2O। बेटा ये फॉर्मूला होता है रस्ट का। रस्ट को हिंदी में बोलते हैं जंग, जो कि ब्राउन पाउडर होता है। ठीक है, ब्राउन पाउडर होता है। अगर आपके घर में कोई भी लोहे की अलमारी है या रेलिंग है, ठीक है, यूजुअली लोगों की जो रेलिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ दिस आयरन कंटेंट। बेटा अगर वो पेंट नहीं करते हैं तो एक लेयर आप जैसे उस पर हाथ रखोगे, अगर वो 1-2 साल पुरानी होगी तो आपका पूरा हाथ ब्राउन हो जाएगा। दैट ब्राउन पाउडर इज व्हाट? रस्ट। तो इस रस्टिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जितना भी लोहे का इक्विपमेंट होता है उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मेरी जितनी भी टेबल्स हैं उनकी जो लेग्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आयरन एंड दे ऑल आर पेंटेड। ठीक है, पेंट नहीं होगा तो रस्ट बन के पाउडर बन जाएगा। हो सकता है एक आपने एल्मेरा खरीदी, इट्स अ स्लो प्रोसेस। अब 50 साल बाद 60 साल बाद आप उस घर में आए, उस एल्मीरा पे आपने पेंट नहीं किया था, यू विल फाउंड नॉट एल्मीरा बट एक पहाड़ मिलेगा आपको रस्ट का। ठीक है, तो वो जो पहाड़ मिला रस्ट का पाउडर, क्या मैं उसको जमा के फिर से लोहे की अलमारी बना सकती हूँ क्या? नहीं। सो इट्स अ केमिकल चेंज। ओके बच्चों, नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, physical change, passing of electric current through water and the water breakdown into hydrogen and oxygen, बेटा it's a chemical change। ये एक chemical reaction है, इसको हम बोलते हैं electrolysis of water। ठीक है, this we will study in 10th class। इस particular process का, जिसमें electricity pass करने से water हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट आउट हो जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, बट ये तो फिजिकल चेंज है। नमक को पानी के अंदर घोलना फिजिकल चेंज है, पानी उड़ा दो फिर से आपको नमक मिल जाएगा। पता है कभी कन्फ्यूजन हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, वो शायद तुम भी ट्राई कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिवर्स द रिएक्शन, कि रिवर्स हो रहा है या नहीं, तो 99% केसेस में आंसर मिल जाता है। सोच के देखो तुम्हें भी मिलेगा क्या। लेट्स से तुम कंफ्यूज हो गए, या ये नमक को घोला, अब ये केमिकल चेंज है या नहीं, तो सोच के देखो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ, क्या मैं वापस से नमक को सेपरेट कर सकती हूँ। तो तुम क्या करोगे, एवेपोरेशन करोगे, तुमको फिर से नमक मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल चेंज है। बोलो, सोचने में तुमको भी लगता है कि हाँ मैम हम भी अटकेंगे, तो शायद वी विल ट्राई दिस, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। बताओ बच्चों, लिख लेना ये, है ना, ये लिख लेना फिर आप लोग, कि अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल ढूंढने की कोशिश किया करो। ठीक है, मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स। ठीक है,
अब ये मेकिंग अ सैलड विद रॉ फ्रूट, भैया फिजिकल चेंज, यस सना, इट्स अ फिजिकल चेंज। सब्जियों को काट रहे हो, कटी हुई सब्जियों को खा रहे हो, तो काटने से पहले भी वही टेस्ट था, काटने के बाद भी वही टेस्ट है। हमने कुकिंग ऑफ फूड नहीं लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कटिंग लिखा है, नॉट कुकिंग लिखा है। कटिंग में कोई चेंज नहीं आता है, कुकिंग में बिल्कुल चेंज आ जाता है, केमिकल चेंज होता है वो। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड अभी बताया, वुड पेपर कार्बन, इनको जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल चेंज, यस केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो हिताक्षी। Ma'am, the cutting of trees, ma'am, like we only cut the wood, ma'am, we don't change it into another states, ma'am. It should be physical. बेटा आप जब पूरा सेंटेंस बोलो ना एक वॉल्यूम में बोला करो, ऐसे ऐसे लो मत हुआ करो। अब वापस से बोलो एक बार। Ma'am, am I audible now? हाँ ऑडिबल तो पहले भी हो, बट आपके कुछ वर्ड्स हाई पिच पे होते हैं और कुछ वर्ड लो पिच पे होते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत आती है समझने में। अभी बोलो। Okay, ma'am. Ma'am, like when we cut a tree, so we only decrease the size. We don't change it into another state. So, ma'am, it is. बेटा आप जो कटा हुआ ट्री है ना, आप उस ट्री को मत देखो जो अभी भी अपने रूट्स आर देयर इन द सॉइल। हम उस पार्ट की बात करें जिसको काट के आपने साइड में रख दिया। क्या उस कटे हुए पार्ट को तुम वापस लगा सकती हो क्या? No, ma'am. बस रिवर्सिबल चेंज बेस्ट होता है समझने के लिए, ठीक है। क्या तुम उस कटी हुई पत्ती को, तोड़ी हुई पत्ती को फिर से पत्ती लगा सकती हो क्या ट्री पे? नहीं, तो इट्स अ केमिकल चेंज। अभी ठीक है? Yes, ma'am. हाँ चलिए 10th क्वेश्चन क्या है? ट्राई सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है सेपरेट आउट, है ना। कुछ बच्चों को अगर सेग्रीगेशन का मतलब नहीं पता तो सेग्रीगेट द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर सब्सटेंस। कर्ड, मैं तुमको जो जो प्योर है वो पहले बता देती हूँ। डिस्टिल्ड वाटर प्योर है, डायमंड प्योर है, डायमंड का फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ सी। ग्रेफाइड प्योर है, इसका फॉर्मूला भी सी ही होता है। एंड रॉ रबर, ये दोनों प्योर सब्सटेंस है। बचे हुए सारा मिक्सचर है, कर्ड, आइसक्रीम, केरोसिन ऑयल, कुकिंग ऑयल, स्टील, वॉल्कनाइज्ड रबर, सोल्डर वायर। सोल्डर वायर अगर तुम लिखना चाहो तो इट इज़ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उसके लिए सोल्डर वायर जो होती है सोल्डरिंग के लिए काम में आती है, दो वायर्स को जोड़ने के लिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, अब जब तुम 11th-12th में आओगे तो तुमको टीचर पढ़ाएगा, ये एक वायर है और ये एक वायर है, इन दोनों वायर को मुझे जोड़ना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? सोल्डरिंग करूँगी। तो सोल्डरिंग करने के लिए जो वायर यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं बेटा सोल्डर वायर। शोल्डर नहीं है, सोल्डर। सोल्डर वायर बच्चे, जो कि एक एलॉय होता है, और ये एलॉय होता है टिन एंड लेड का, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ठीक है। क्लियर? क्लियर बच्चों? लिख रहे हो कुछ? हाँ, एनसीईआरटी बैक के क्वेश्चन आ गए हो अपने, है ना। Ma'am, in my book, the options are not given in the second question. कौन सा सेकंड क्वेश्चन? Ma'am, the one which we were discussing now. हाँ तो मिस हो गया ये, तो फिर किसको करोगे? गलत। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस। हाँ तो आप इन्होंने एक्चुअली अराउंड यू बोला ना, तो आपके आसपास क्या क्या होता है उस हिसाब से। हमारे आसपास दही होता है, केरोसिन ऑयल होता है, तो मैंने बता दिया तुमको, है ना। तो तुम ये एग्जाम्पल्स, अच्छा तो मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर दूँ तो लिख लो। प्योर सब्सटेंस में लिखो, प्योर सब्सटेंस में लिखो बेटा, डायमंड लिखो, ग्रेफाइट लिखो, डायमंड लिखो, ग्रेफाइट लिखो, RAW रॉ रबर लिखो, और डिस्टिल्ड वाटर लिखो, डिस्टिल्ड वाटर लिखो।
लिखा क्या सब लोगों ने, बताना मुझे। आरव कुछ कर रहे हैं क्या, बस ऐसे अटेंड करने आए हैं, लेट और कुछ भी नहीं? यस आरव, आर यू डूइंग समथिंग, हैव यू डन समथिंग? हाँ क्या बेटा? डायमंड, ग्रेफाइट, रॉ रबर एंड डिस्टिल वाटर। चलिए मिक्सचर में लिखेंगे कर्ड, CURD कर्ड, केरोसिन ऑयल, आइसक्रीम, कर्ड, आइसक्रीम, केरोसिन ऑयल, कुकिंग ऑयल, स्टील के बर्तन में आप खाते हैं वो भी एक मिक्सचर है, इट इज़ एन एलॉय, स्टील इज़ एन एलॉय, सोल्डर वायर, कर्ड, आइसक्रीम, केरोसिन ऑयल, कुकिंग ऑयल, स्टील, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सोल्डर वायर। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल्स तुमको देने चाहिए थे तो ही तो तुम सेपरेट कर पाते। ठीक है, चलो अभी कॉपी हो गया सब लोगों का, आगे बढ़ जाऊँ मैं? हाँ जी बच्चों, शैल आई मूव फॉरवर्ड? बढ़ें, चलो आओ लास्ट बैक के क्वेश्चंस करेंगे अब। विच सेपरेटिंग टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ वाटर, कौन बताएगा? एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, दोनों करेक्ट है। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये आपको मैंने बताया था, अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लाइम, यस वेरी गुड, सब्लिमेशन। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, मेटल पीस है तो आप क्या कर सकते हो? यस आप फिल्टरेशन इज करेक्ट। बेटा हिताक्षी मेटल पीस है, आयरन पीस नहीं है, मैग्नेट वही तो बता रही हूँ, हिताक्षी भी वही लिख रही है। तो मेटल पीस तो कुछ भी हो सकता है ना, हाथ से बोल रही हूँ हाथ का कौन सा प्रोसेस होता है उसका, कभी पढ़ा है क्या तुमने? तो विद हैंड लिखा है तुमने, हैं? हिताक्षी मैग्नेट नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इधर मेटल आयरन नहीं है ना, अगर मेटल स्पेसिफाई किया होता तो हम मैग्नेट लिखते। फिर ये है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी, यस। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स, नहीं मैं आगे चली गई, मिस कर दिया। ऑयल विद वाटर, सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, फिल्टरेशन, ठीक है। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, अब इसको मैग्नेट से करोगे, हैंड पिकिंग कहीं भी नहीं है भाई अभी तक तो। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, आपको हस्क पता है? जो चारा सा जो ऐसे मतलब ऊपर जो एक लेयर होती है, डिकेंटेशन नहीं होएगा। सीविंग बोलेंगे, ब्लोइंग एयर बोलेंगे या विनोइंग बोलेंगे? हाँ रिद्धि बेटा विनोइंग भी करेक्ट है, विनोइंग करेक्ट है। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर यूजिंग एलम, मड पार्टिकल्स देखो फाइन, सुन लो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये वैसे हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया था ना बेटा, फाइन मड पार्टिकल्स, फाइन मड पार्टिकल्स जो कि नीचे सेटल डाउन ही नहीं होते, दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। अब क्या करें? तो भैया कुछ नहीं करना, एलम डाल देना, जो मड पार्टिकल्स है वो नेगेटिव है, एलम आपका पॉजिटिव है, कोऑगुलेशन होगा, नेगेटिव पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू एलम, दे विल लूज देयर नेगेटिव चार्ज and when they become neutral they come close and when they come close they become big in size, that वो charge on करना बेटा, आयुषी charge on करो, and when they come close they become heavy and they settle at the bottom. सना क्या पूछ रही हो बेटा? Ma'am, I'm asking the E option, butter from curd. Ma'am, how can that happen? सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। आयरन पिन वाला मॉक्तिका मैग्नेट है, यूजिंग अ मैग्नेट। And ma'am, can you please repeat G also? फिल्टरेशन, चाय Okay, पत्ती,
चाय में से चाय पत्ती छानना इज फिल्ट्रेशन। क्या बोल रही हो बेटा? हाँ, लास्ट वाला यूजिंग एलम। अभी सारे क्लियर हो गए हैं क्या? हाँ जी बच्चों, बताओ मुझे। ऑल द पॉइंट्स क्लियर? शैल आई मूव फॉरवर्ड? बढ़ें आगे? हाँ चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। चाय चाय बनानी है भैया। यूज द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। चाय बना लोगे क्या? टेक सम वाटर इन अ कैटल, हीट इट ऑन अ बर्नर, टू द हॉट वाटर एड सम टी लीव्स एंड बॉयल। ठीक है, ये पहला प्रोसेस होता है। वेरी इजी, आई डू एवरी डे। सना कभी हमको भी पिलाएं। वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। वाटर इधर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि हमें सॉल्वेंट और सल्यूट टर्म यूज़ करनी है तो आपको बताना रहेगा। वाइल द टी लीव्स कंटेन द सॉल्यूट कैफीन। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो ना? मैं तुमको एक बार आंसर बता रही हूँ। हाँ, कैफीन बीइंग सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व टू फॉर्म अ ब्राउनिश ब्लैक मिक्सचर, क्योंकि आपको डिजॉल्व टर्म भी यूज़ करनी है तो आप लिखेंगे कैफीन बीइंग सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व टू गिव ब्राउनिश ब्लैक मिक्सचर। टू द मिक्सचर एड सम शुगर, मिल्क एंड बॉयल अगेन। ठीक है, मौक्तिका शुरुआत में दूध नहीं डालते हैं, इसका मतलब तुमको चाय बनानी नहीं आती है। ठीक है, पहले पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसका कलर आता है, फिर दूध डालते हैं अपन। Add sugar and milk and boil again. The sugar and milk also act as solute. Sugar और milk भी क्या है? Solute है इसके अंदर। And dissolve in solvent water. Filter the mixture through a sieve. Sieve is your छलनी. The tea leaves being insoluble remain as residue. ठीक है, चाय की पत्ती जो है वो रेसिड्यू रह जाता है क्योंकि वो insoluble होता है। एंड ऑन द sieve छलनी पे रह जाएगा। वाइल अ सोल्यूशन ऑफ कैफीन, शुगर एंड मिल्क इन वाटर कॉल्ड टी, एंड दिस टी इज ऑब्टेन एज अ फिल्ट्रेट। बहुत सारे बच्चों को फिल्ट्रेट का मतलब नहीं पता होता है। रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट में मेजर डिफरेंस होता है बच्चों, प्लीज़ सुन लो। मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मुझे पता है बच्चे गेट वेरी कन्फ्यूज बिटवीन फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो ये चाय वाले एग्जाम्पल से बेस्ट है याद करने का तरीका। जो आपकी छन्नी में रह जाता है दैट इज रेसिड्यू, रिमेन, अनवांटेड। जो आपका चाय बन के आया, जो छन्नी में से निकल के जो कलर की चाय बन के आई है, दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी वाली, दैट टी इटसेल्फ इज अ फिल्ट्रेट। आ रहा है समझ में? बच्चों को फिल्ट्रेट भी रेसिड्यू जैसा ही लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे ख्याल से सब बच्चे याद रखेंगे, फिल्ट्रेट इज़ योर चाय जिसको आप पियेंगे, मतलब आप या मैं पी लूँगी, कोई भी। ठीक है मैम, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैफीन इन टी? हिताक्षी, इट डिपेंड्स कि आप स्ट्रॉन्ग चाय पत्ती यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा चाय पत्ती डाल रहे हो, कम चाय पत्ती डाल रही हो, कैसी चाय बनाती हो, कैसी चाय पत्ती घर पे है, बट येस इट कंटेन कैफीन कंटेंट। टी हो, कॉफ़ी हो, सबके अंदर कैफीन कंटेंट होता है। परसेंटेज मुझे नहीं पता है एज सच, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञा वाला आ गया है। नेक्स्ट है प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as gram of substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. 100 ग्राम पानी के अंदर हर बार वो क्या बना रही है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रही है। सब्सटेंस उसने अलग अलग लिए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और हर बार सैचुरेशन सोल्यूशन बनाने के लिए वो टेम्परेचर भी चेंज करती गई है, बिकॉज वी नो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेशन और बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? अगर चीनी और पानी का आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑलरेडी बना दिया है कि अब आप बोल रहे हो कि मैम अब इस कप के अंदर और चीनी नहीं घुलेगी, ठीक है, पता है सैचुरेशन को कैसे चेक करते हैं? लोग चम्मच खड़ी कर देते हैं उस पानी के, चीनी और पानी के अंदर, ठीक है, बट हमने बोला कि हमारी चीनी घुलना बंद हो गई है तो आई हैव मेड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसी सोल्यूशन को अगर मैं हीट कर दूंगी तो शायद मैं आधा टीस्पून और चीनी मिक्स कर दूंगी इसके अंदर,
तो सैचुरेशन चेंजेस विद टेम्परेचर एंड इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। तो यू कैन सी पोटेशियम नाइट्रेट 283, 293, 313, 333, 353, हर बार आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ये बताना है ना आप लोगों को, एक आध बता दूं या आ गए? बताओ मुझे, बताओ, बताना है या आ गया है? कोई बता ही नहीं रहा। हाँ, बता रहे हैं मौक्तिका। तो अब तुम्हें ना इसकी टेबल बहुत ध्यान से देखना। ये पोटेशियम नाइट्रेट ले रहा है 313 टेम्परेचर पे। देखो 313 टेम्परेचर पे पोटेशियम नाइट्रेट 62 दे रखा है। तो अब बच्चे यूनिटरी मेथड लगाओ कि जब 100 ग्राम पानी होता है तो उसमें 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 313 केल्विन टेम्परेचर पे घुल जाता है। तो 50 ग्राम पानी में 50 ग्राम वाटर में कितना घुलेगा? 62/100 इंटू 50, दैट इज इसका हाफ, 31 ग्राम्स। क्लियर है? आ रहा है समझ में? आ रहा है? किसी ने कुछ लिखा है क्या? हाँ, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353। 353 पे बना रही है, 167 ग्राम घुल रहा है पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड है तो वो तो 54 घुल रहा है और 353 केल्विन टेम्परेचर पे। एंड लीव द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। और उसने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें पता अब क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग बात है, सुनो, पैर मत हिलाओ, खुद मत हिलो, सुनो मेरी बात। जब आप किसी सोल्यूशन को सैचुरेटेड बना लिया, फिर हीट किया, फिर और मिक्स हो गया, अब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर गिरेगा ना, तो जितना जितना मिक्स हुआ था वो सेपरेट आउट होता जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं फिर से सुनना। लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 चम्मच चीनी घुल गई। पहले रूम टेम्परेचर लेते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे 2 चम्मच चीनी घुल गई, ये सैचुरेशन आ गया। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा हीट दिया, 50 डिग्री सेल्सियस पे मैंने क्या देखा? आधा चम्मच चीनी घुल गई। अब मैं जब 50 डिग्री सेल्सियस वाली चीनी, वो सोल्यूशन को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगी तो वापस से वो रूम टेम्परेचर पे आएगा। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा बच्चों, तो तुम्हें क्या पता लगेगा? वो जो आधा ग्राम एक्स्ट्रा, हाफ टी स्पून जो आपकी शुगर एक्स्ट्रा मिक्स हुई थी बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, वो सेपरेट हो जाएगी। बोलो, आई क्या मेरी बात समझ में? पैर मत हिलाओ। हाँ, आई क्या मेरी बात समझ में? बताओ बताओ, आ रहा है? अब अरे सिंपल सी बात है, देखो आपको ये डायग्राम बना के सिखाते हैं। ये कप है, 40 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बोला 2 स्पून शुगर इतने पानी में ऐड हो गई और कैसा सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड। ठीक है, ये सैचुरेटेड बन गया। अब इसी कप में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने कर दिया, तो मैंने देखा 2.5 स्पून शुगर इतने सेम अमाउंट ऑफ पानी में मिक्स हो गई और सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। बेटा अब हिताक्षी आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब यही कप फिर से आप छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, तो ये 40 डिग्री फिर से आएगा। तो आप क्या देखोगे? आपकी जो आधा चम्मच चीनी एक्स्ट्रा थी वो ऊपर सेपरेट आउट हो जाएगी, वो घुलेगी नहीं, वो वापस से बाहर निकल आएगी। आई क्या बात समझ में? अब बताओ हिताक्षी, अ लिटिल बिट से अ लिटिल मोर हुआ क्या? ओके, ठीक है, चलो। तो ये कह रहा है प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल एंड एक्सप्लेन? ये तो मैंने बता ही दिया है ना, सेम चीज़ तो बताई। तो इसमें ये लिखोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर
चलो आंसर डिक्टेट करा दूं क्या? लो लिख लो। एक्सप्लेनेशन दे ही दिया बेटा, अब इसका आंसर डिक्टेट करा देती हूँ आपको। On cooling, the solubility of पोटेशियम क्लोराइड लिया है क्या? हाँ, KCl डिक्रीजेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है इन वाटर, ठीक है। एज अ रिजल्ट amount of solute, amount of KCl which exceeds its solubility at lower temperature separates out as crystals। बेटा ये थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में है, बट लैंग्वेज का मीनिंग वही है जो मैंने आपको समझाया। क्या कि जो एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर पे आने पे जो एक्स्ट्रा सॉल्युबल हुआ था वो वापस से टेम्परेचर डाउन जाने पे सेपरेट आउट हो जाएगा एज अ क्रिस्टल, ठीक है। इसको इन्होंने अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 2 लोगों की और मीटिंग छूट गई। Ma'am, what is written after solubility of? सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl, मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। डन हिता मौक्तिका? सॉल्ट होते हैं बेटा, ओके। Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? ठीक है, तो बेटा solubility का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लिखवाया हुआ है मेरे ख्याल से। एवरीवन प्लीज राइट डाउन। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो 32/100, 36/100, 35/100, ये सेम टेम्परेचर पे बोल रही हूँ, एंड 37/100 टेबल में से देख के ही बोल रही हूँ बच्चों। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? अब देखो सबका डिनोमिनेटर तो सेम है 100 100 100। अब जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, तो किसका न्यूमरेटर सबसे न्यूमरेटर किसका सबसे ज़्यादा है? कैन यू मेक आउट? अमोनियम क्लोराइड, 37 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आपसे पूछा है ना हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है? क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 100 ग्राम ही होता है। सॉल्युबिलिटी हमेशा हम 100 ग्राम सॉल्वेंट पे ही चेक करते हैं, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है 100 100 100, तो आप हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी बताओगे? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। न्यूमरेटर अमोनियम क्लोराइड का सबसे बड़ा है, ठीक है बच्चों। फिर है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। ये भी मैंने तुमको अभी बताया काफ़ी अच्छे से। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ऑल्दो दिस इंक्रीज इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्ट। ये लिख लेना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solubility increases, and this solubility is different for different salts. However, this increase is different in different salt. हो गया बच्चों? आगे बढ़ा जाए। अब है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। सैचुरेटेड प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड सस्पेंशन, सब लोग बुक में से लिख सकते हैं, डेफिनेशन और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ आयुषी कर सकते हो बेटा, आगे बढ़ें। साम्या, एवरीबडी, यस रिद्धि। हाँ, क्लासिफाई
ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा सोडा वाटर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। वुड क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर क्या होती है, अगेन हेट्रोजीनियस होता है। सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। फिल्टर टी समझ रहे हो ना, जो चाय को आप पीते हो, ये सब क्या होती है, होमोजीनियस। सॉइल, विनेगर, हाँ हेट्रो, एयर हेट्रो होती है भाई, टिंडल इफेक्ट शो करती है एयर, तो एयर हेट्रोजीनियस होती है। हाँ जी, वाटर होमो ही होता है भाई। हाँ मौक्तिका, सॉइल हेट्रोजीनियस होता है। सोडा, वाटर, एयर हेट्रो होती है मौक्तिका। एयर को होमो भी लेते हैं अगर वो बहुत, जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी बुक में एयर को होमो ही ले रखा है, तो टेक इट एज होमो ओनली, है ना। आपकी बुक में एयर को होमो ही ले रखा है। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी ख्याल से एयर को होमो ही बता रखा है। एयर दोनों हो सकती है, होमो भी हो सकती है, हेट्रो भी हो सकती है। अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स को अगर आप हटा के कंसिडर करो ना, तो वो होमो हो गई है, और डस्ट पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लेके कंसिडर करो तो वो हेट्रो हो गई है। डस्ट पार्टिकल समझती हो ना? हाँ बेटा, हाँ यही तो कह रही हूँ ना कि बुक में होमो दे रखा है। चलिए आगे बढ़ें। अरे हिताक्षी, बुक के हिसाब से तुम एयर को होमो लिख लो। हाउ विल यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर सब्सटेंस? सुनो ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बताते हैं। आपको एक कलरलेस लिक्विड दे रखा है, जैसे कि वाटर आपका कलरलेस होता है। अब उस कलरलेस लिक्विड को देख के आप कैसे बता सकते हो कि वो प्योर है या इम्प्योर है? तो उसके लिए बहुत ईजी टेस्ट है। एक प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा आएगा। If that water contains some impurities, then its boiling point will be greater than 100 degrees Celsius, which means it contains impurities. It is not a pure form of substance. लिख लीजिए आंसर, ठीक है। For a pure substance, its boiling point is fixed. ठीक है, कोई भी अगर आप प्योर सब्सटेंस लेते हो, हाँ मौक्तिका, फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑफ एनी लिक्विड कम्स आउट टू बी बाय चेकिंग द, तुम खुद लिख लेना लैंग्वेज बना के, तो कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेक करके वी कैन कैलकुलेट वेदर द गिवन लिक्विड इज प्योर। वाटर ही करना है तो वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे चेक कर लो, ठीक है। Which of the following material fall in the category of pure substance? तो ice, calcium oxide and mercury, आयरन भी है बेटा, आयरन भी है। लिखो, मैं बताती जा रही हूँ तुमको। आइस तुमको नहीं पता लगेगा क्यों है, वो भी रीजन बता दूंगी। आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, हिताक्षी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता रहे हैं क्यों नहीं है। आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी। आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी, बेटा ये सब प्योर फॉर्म है, ठीक है। अब इम्प्योर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों लिखा है, सॉरी इम्प्योर क्या दे रखा है, प्योर सब्सटेंस में की कैटेगरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं है? बेटा जब भी हम एसिड की बात करते हैं, HCl एसिड के अंदर हमेशा वाटर होता है, ये हम 10th में बताएंगे। एंड एसिड बिहेव लाइक एन एसिड ओनली व्हेन इट इज मिक्सड इन वाटर, ठीक है। तो HCl के अंदर पानी होने के कारण तो दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए, HCl एंड वाटर, तुमको पढ़ाया ना। सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते तो प्योर सब्सटेंस होता है, तो अब इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है बच्चों।
मिल्क आपका प्योर नहीं है, मिल्क के अंदर तो फैट है, प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है। ब्रिक प्योर नहीं है आपकी, और एयर अगेन प्योर नहीं है। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इसमें से सोल्यूशन क्या है? सी वाटर एंड सोडा वाटर, ये आपके सोल्यूशन है, सी वाटर एंड सोडा वाटर। एयर सोल्यूशन में नहीं आती। अब अगेन वही होमोजेनियस मिक्सचर लेंगे तो शायद आ जाए। नाउ विच ऑफ द, कोल नहीं आता बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट होमोजीनियस सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स दोनों टिंडल इफेक्ट देते हैं, तो सॉल्ट सोल्यूशन तो सोल्यूशन है, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। मिल्क आपका कोलॉइड है तो वो देगा आपको। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगेन सोल्यूशन है। और स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च भी पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलता है, कोलॉइडल होता है, तो स्टार्च एंड मिल्क आर कोलॉइडल सोल्यूशन जो कि टिंडल इफेक्ट देंगे। ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो सोडियम एलिमेंट है, सॉइल मिक्सचर है, तुम लिखते जाओ ECM, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख लो ECM, तो जिसको चेक करना हो। सोडियम आपका एलिमेंट है, सॉइल आपका मिक्सचर है, शुगर सोल्यूशन फिर से मिक्सचर है, सिल्वर आपका एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, टिन फिर से एलिमेंट है, सिलिकॉन फिर से एलिमेंट है, और कोल, ये कोल आपका फिर से मिक्सचर की कैटेगरी में आ गया है। कोल तुम्हें मैं बता दूं, मौक्तिका पूछती थी, तो बेटा कोल के अंदर कार्बन के अलावा दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कोल कंटेन कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। लिख लिया मौक्तिका? कोल कंटेन कार्बन एंड सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होते हैं, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। सिलिकॉन बेटा सना एलिमेंट है। एयर, एयर को हम किस में रखेंगे? मिक्सचर में रखेंगे। सोप फिर से मिक्सचर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, और ब्लड आपका फिर से मिक्सचर है, ठीक है। मीथेन गैस कंपाउंड है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, मीथेन कंपाउंड है। बस लास्ट 1 मिनट, फिर मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। अभी क्वेश्चन बचे हैं क्या अपने? बस आखिरी क्वेश्चन ही तो बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, है ना, लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो फटाफट देख लो बेटा। ग्रोथ ऑफ प्लांट मैं बता चुकी हूँ, इट्स अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ which of the following are chemical change? Rusting of iron is a chemical change. Mixing of iron filling and sand is not a chemical change. सैंड और मिट्टी को सैंड और आयरन फिलिंग्स को आप मिक्स कर दोगे, बहुत ईजिली सेपरेट कर सकते हो विद अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट से, तो इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। वर्किंग ऑफ फूड, वर्किंग ऑफ फूड है कि क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे अलग है, कुकिंग ऑफ फूड है, कुकिंग, हाँ, कुकिंग एंड डाइजेशन दोनों ही क्या है? केमिकल चेंज। हाँ बेटा, कुकिंग एंड डाइजेशन दोनों ही केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए, अब थोड़े बहुत एक आध और डाउट रह गए हैं, तो वी विल स्टार्ट